सुप्रभात बच्चों। मैं मिश्रा सर आज आप सभी कक्षा 8 के बच्चों को हिंदी व्याकरण रीतिका के भाग 8 के पाठ 3 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी का पठन पाठन कराने जा रहा हूँ। तो आइए खोलते हैं पाठ 3 शब्द विचार। पहला हेडिंग इसमें पड़ेगा कॉपी में शब्द। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे मैंने आपको इसे अंडरलाइन करके दिया है, कॉपी में इसको शब्द के आगे लिख देना है। इसको मैं दूसरे रूप में बताता हूँ। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तत्पश्चात कॉपी में दूसरा हेडिंग बनेगा पद। यहाँ पर बुक में जो है शब्द और पद दोनों दिया हुआ है। शब्द को हमने पहले ही परिभाषित कर दिया है। अब जो है कॉपी में हेडिंग डालेंगे पद। ब्रैकेट बना करके मैंने लिखा है, जब हम शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं। पद के आगे लिखते हैं, जब हम शब्द को वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो उसके रूप में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। जैसे लड़का घर जा रहा है, लड़के की बहन बीमार है, लड़कों ने खाना खाया। यहाँ लड़का जो है शब्द है और इस शब्द का हमने जब वाक्य में प्रयोग किया तो वह कहीं लड़का आ रहा है, कहीं लड़के आ रहा है, कहीं लड़कों आ रहा है। तो यहाँ पर प्रयुक्त जो है लड़का, लड़के और लड़कों, ये पद कहलाएंगे। तत्पश्चात नेक्स्ट हेडिंग कॉपी में डालते हैं शब्दों के भेद। लिखेंगे उसके आगे, शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित 4 आधारों पर किया जाता है। नंबर 1 उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर, नंबर 2 रचना के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर और नंबर 4 प्रयोग के आधार पर। पहला हेडिंग डालते हैं उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी के संपूर्ण शब्द भंडार को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। ये सभी नाम लिखने के बाद पहला हेडिंग डालेंगे हम तत्सम शब्द। संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द, मैंने अंडरलाइन करके दिखाया आपको। संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो मूल रूप में ही प्रयुक्त होते रहे हैं, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। इसके बाद हेडिंग दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है, जैसे को अलग लाइन में करके और इनमें से 4-5 वर्णों को लिख सकते हैं। तत्पश्चात मेरा दूसरा हेडिंग आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द हेडिंग डाल करके आगे लिखेंगे, संस्कृत से हिंदी में आए वे शब्द जो बदले हुए रूप में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अंधेरा, अचरज, अटारी इत्यादि। यहाँ पर इसके बाद जो है 2 टेबल दिया हुआ है, तद्भव और तत्सम शब्द का एक टेबल दिया हुआ है। इसे जो है आपको याद करना है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट हेडिंग इसका होता है देशज शब्द। हेडिंग डाल करके आगे लिखेंगे कॉपी में, जो शब्द सामान्य बोलचाल से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं। जो शब्द सामान्य बोलचाल से हिंदी में प्रचलित हो गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे घोंसला, आटा, फावड़ा, डिबिया, खिड़की इत्यादि। मैं इसको फिर से समझाता हूँ एक अलग तरीके से। वे शब्द जो न तो संस्कृत के हैं और ना ही संस्कृत शब्द से बिगड़े हुए हैं, बिगड़ा रूप है उसका, बल्कि यह विभिन्न भाषाओं के प्रादेशिक बोलियों में बोली जाने वाले शब्द हैं, जिन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। इन दोनों शब्दों को ध्यान से सुने, लेकिन लिखने के लिए कॉपी में जो मैंने आपको यहाँ वीडियोज़ में भेजा है वही लिखेंगे। आता है विदेशी शब्द। विदेशज या विदेशी शब्द दोनों होते हैं। लिखेंगे इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे, जो शब्द विदेशी भाषाओं से आकर के हिंदी में घुल मिल गए हैं उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। हिंदी में ऐसे शब्दों की संख्या काफ़ी है। ये शब्द कई भाषाओं से आए हैं, जैसे अंग्रेजी से आए हैं,
अंग्रेजी से हेडिंग डाल करके 2-4 शब्द लिख लेंगे। इसके बाद अरबी फारसी शब्द से हेडिंग डाल करके 2-4 शब्द लिख देंगे। पुर्तगाली शब्द का हेडिंग डाल करके 2-4 इसमें से लिख लेंगे, जो मैंने अंडरलाइन करके दिया हुआ है। तुर्की शब्द से 2-4 शब्द लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है संकर शब्द। जरा तो लेना तो संकर शब्द। इस हेडिंग को डालने के बाद से हम लिखेंगे ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हों। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हों संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे फारसी और हिंदी शब्द का सम्मिश्रण है बे प्लस डौल। बे फारसी शब्द है और डौल जो है हिंदी शब्द है। संकर शब्द क्या बना मेरा? बेडौल। हिंदी अंग्रेजी शब्द का सम्मिश्रण है लाठी प्लस चार्ज। लाठी हिंदी शब्द है और चार्ज अंग्रेजी शब्द है, बन गया संकर शब्द लाठी चार्ज। इस प्रकार से मैंने 4 को आपको टिक मार करके दिए हैं, उसे कॉपी में लिख लेंगे जैसे के अंतर्गत, और बाकी को आप याद करेंगे, ठीक है। अब शब्द के जो भेद का दूसरा आधार है, हेडिंग डालेंगे नंबर 2, रचना के आधार पर शब्द के भेद। इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। आइए हम रूढ़ शब्द की हेडिंग डालते हैं कॉपी में और इसके अंतर्गत लिखते हैं। यहाँ पर मैंने पूरा आपको अंडरलाइन करके दिया हुआ है, पूरा का पूरा शब्द लिखना है। जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ये शब्द परंपरा से एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते आ रहे हैं। जैसे को लेफ्ट साइड में कर लेंगे और ये एग्जाम्पल लिख लेंगे। अब इसको मैं दूसरी भाषा में दूसरी तरह से समझाता हूँ। भाषा के ऐसे शब्द जो परंपरा से किसी वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं रूढ़ कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के खंड का कोई अर्थ नहीं निकलता है। अब देखिए रूढ़ जो है यह परंपरागत किसी बात को ही स्पष्ट करता है। जैसे रूढ़िवादी, रूढ़िवादिता। हमारे यहाँ यह बड़ी पुरानी परंपरा है, हमारे यहाँ ये परंपरागत चली आ रही है, यानी कि यह परंपरा से चली आ रही है, तो क्या होगा, ये रूढ़िवादिता हो गई। इसके बाद हम आते हैं दूसरे हेडिंग में यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। पूरा अंडरलाइन करके दिखाया मैंने लिखने के लिए कॉपी में। जब किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्दखंड जुड़ जाता है, जब किसी रूढ़ शब्द में कोई अन्य सार्थक शब्द या शब्दखंड जुड़ जाता है तो इस प्रकार बने शब्द को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे अनुकरण, सेनापति, भाग्यवान, अनाथालय, रसोई घर, पुस्तकालय, पाठशाला इत्यादि। तत्पश्चात आता है योग रूढ़ शब्द। हेडिंग डालेंगे कॉपी में, इसके अंतर्गत लिखेंगे, पूरा अंडरलाइन करके मैंने आपको दिखाया है। जिन शब्दों की रचना यौगिक शब्दों की तरह से होती है लेकिन ये विशिष्ट या रूढ़ अर्थ में प्रयोग नहीं किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे दशानन, पवनपुत्र, चारपाई, जलज, लंबोदर इत्यादि। अब इसमें एक और बात होती है कि जब इनके हम खंड करते हैं, क्योंकि ये जो है एक सामान्य जो अर्थ होना चाहिए उस सामान्य अर्थ से हट करके एक विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे कि दशानन, 10 आनन, 10 मने 10, आनन मने मुख, यानी कि 10 मुख वाला। अब इसका अर्थ, सामान्य अर्थ कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह एक विशिष्ट अर्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो कि रावण। चार पाई, 4 प्लस पाई, पाई मने पैरों वाला, 4 पैरों वाला। 4 पैरों वाला कुछ भी हो सकता है, कुछ भी उसका सामान्य अर्थ निकल सकता है जो ऐसा
हो, परंतु यहाँ पर हम चारपाई को एक विशिष्ट अर्थ के रूप में प्रयोग करते हैं, वो है आपकी खाट, खटिया। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा हेडिंग आता है अर्थ के आधार पर। तीसरा जो है विभेदीकरण का तीसरा आधार है अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्दों के चार भेद होते हैं: एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची और विपरीतार्थक या विलोम शब्द। इसके अंतर्गत जो है हम पहला हेडिंग डालते हैं कॉपी में एकार्थी शब्द। इसके अंतर्गत लिखेंगे एकार्थी का अर्थ होता है एक अर्थ वाला। जो शब्द केवल एक अर्थ को प्रकट करता है उसे एकार्थी कहते हैं। जैसे नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बिल्ली, फूल, खिड़की, सड़क इत्यादि। अनेकार्थी शब्द का अर्थ, दूसरा हेडिंग डालेंगे अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का अर्थ होता है अनेक अर्थ वाला। जो शब्द एक से अधिक अर्थों को प्रकट करता है उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है अंक, अनेकार्थी शब्द और उसके अर्थ में दिया हुआ है अनेकार्थी शब्द में है अंक। अंक एक ऐसा शब्द है जिसके विभिन्न अर्थ यहाँ पर हैं: गोद, संख्या, चिन्ह, नाटक का एक भाग। अशोक, जो शोक से रहित हो, एक राजा का नाम, एक पेड़ का नाम। ऐसे ही उदाहरण दिए हुए हैं, इन्हें हम कॉपी में लिख लेंगे। टेबल को भी पूरा लिख लेंगे। तत्पश्चात आते हैं इसका ग नंबर, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। इसके अंतर्गत हेडिंग डाल के लिखेंगे जो शब्द समान अर्थों को प्रकट करते हैं वे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अचरज, अचरज का अचंबा, कौतुक, आश्चर्य, विस्मय, कौतूहल, अहंकार का अभिमान, घमंड, दर्प, दर्भ, दंभ इत्यादि। इसमें से भी आप 4-5 लिख सकते हैं कॉपी में। इसके बाद हेडिंग आता है विपरीतार्थक या विलोम शब्द। हेडिंग डाल करके इसके अंतर्गत लिखते हैं जो शब्द एक दूसरे के विपरीत या उल्टे अर्थों को प्रकट करते हैं उन्हें विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, नया, पुराना, आकाश, पाताल, पाप, पाप, पुण्य, लाभ, हानि इत्यादि। इनमें से भी हम 4-5 कॉपी में जैसे भी लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। तत्पश्चात जो है चौथा हेडिंग हम कॉपी में डालते हैं जो कि शब्द के विभेदीकरण का, वर्गीकरण का आधार है। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद हो जाते हैं, ये कॉपी में लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे विकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के अनुरूप बदल जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन। जैसे कमरा, कमरे, कमरों आदि, वह, उसने, उसे, उसको, वे आदि, काला, काली, काले आदि इत्यादि। इसके बाद हेडिंग आता है मेरा इसका दूसरा आधार अविकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के अनुरूप नहीं बदलते हैं, ये पूरी की पूरी लाइन लिखनी है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। यहाँ फिर से ध्यान दीजिए, विकारी जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक, पुरुष इत्यादि के अनुसार जो है परिवर्तन होता है वे विकारी शब्द हैं। परिवर्तन नहीं होता है अविकारी शब्द हैं। विकारी शब्द में जो है आपका देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द में आते हैं, जबकि अविकारी में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक आते हैं। इसके बाद देखिए आओ दोहराएं दिया गया है। आओ दोहराएं जो हैं ये पीछे जो हमने पार्ट 3 में पढ़ा है उस सभी चीज़ों का एक सारांश, संक्षिप्त रूप दिया हुआ है। तत्पश्चात आते हैं आओ कुछ करें। यह होमवर्क है, इसे बुक में ही करना है। यहाँ मैंने आपको करके दिखा दिया है। इसमें 5वां प्रश्न जो है आपको कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, यह होमवर्क है। पीछे जो है हेडिंग डाल करके मैंने आपको इसे लिखने के लिए बोला है, वहीं से रेफ़र करके और इसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। केवल 5वें का कुछ पोर्शन और 6वें का कुछ पोर्शन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, इसे आप करेंगे। यदि कोई समस्या होती है तो आप इसके संदर्भ में हमसे बात करेंगे, हम आपकी पूर्णतया हेल्प करेंगे। वीडियो को बारंबार सुनें, उसके अंतर्गत दिए गए
टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ें और लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।